और खबर तफसील से नीतीश काबीना में तौसी की गई है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार काबीना में आज जेडीयू के 8 वुज़रा शामिल किया गया है। राजभवन में मुनक़्क़दा तकरीब में जेडीयू के 5 एमएलए और 3 एमएलसी ने वजारत और ओहदे का हलफ दिलाया। वहीं बीजेपी से किसी को भी काबीना में शामिल नहीं किया गया है। 3 दिन पहले ही मरकज में मोदी हुकूमत ने दूसरी मरतबा हलफ लिया है। जेडीयू के किसी भी लीडर को काबीना में माफ कीजिए, बीजेपी के किसी लीडर को काबीना में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जेडीयू के किसी लीडर को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं, जिसे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की काबीना में तौसी एक साइड इफेक्ट के तौर पर माना जा रहा है। नीतीश काबीना में बीजेपी के किसी भी वुज़रा को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मरकजी हुकूमत पर भी नीतीश कुमार की टीम को यकसर नजरअंदाज करने का इल्जाम है। इन तमाम मसलों पर केसी त्यागी से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने बातचीत की। मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केसी त्यागी साहब। सर, पहले एनडीए में जो है आप शामिल नहीं हुए, जो कैबिनेट बनी है सेंट्रल उसमें शामिल नहीं हुए। अब जो है जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें बीजेपी को जो है कोई मौका नहीं दिया गया, तो क्या मामला है ये? नहीं, बिहार में जनता दल यू और बीजेपी पहले ही मिलकर के सरकार चला रहे हैं। श्री सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी संख्या के हिसाब से उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले से ही है। हमारे कुछ सांसद, हमारे कुछ विधायक मंत्री सांसद बन गए हैं, उनकी सीटें खाली थी। कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे थे, उनकी सीटें खाली थी, इसलिए फिल अप द ब्लैंक्स हुआ है। सेंट्रल जो कैबिनेट है उसमें जो है एनडीए में आपको शामिल नहीं किया गया है, तो क्या ये प्रोपोर्शनेट यहाँ पर नहीं इसका हिसाब किताब है? नहीं, 29 तारीख को नीतीश कुमार जी अमित शाह जी से मिले थे। अमित शाह जी ने सांकेतिक प्रतिनिधित्व की बात नीतीश कुमार जी के सामने कही थी कि वो प्रतीकात्मक रूप में अपने एक सहयोगी मंत्री को मंत्रिमंडल में स्थान दें। ये नीतीश कुमार जी को और पार्टी को स्वीकार नहीं था। हमारी पार्टी ने बिहार में बीजेपी और एलजेपी के साथ मिलकर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिए हैं, इसलिए मंत्रिमंडल का चयन होते समय भी हमारे नेता और मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेकर के प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ऐसी हमारी इच्छा और अपेक्षा थी। तो जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का था वो हमें अस्वीकार्य था और हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि निकट भविष्य में भी हम सेंट्रल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन ये समझा जा रहा है सर कि जो जिस तरह के सेंट्रल की काबीना बनी उसके बाद फिर अब जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में मामला ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, जब केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव हैं किसी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना और उसको विभाग का आवंटन करना, इसी तरह के अधिकार संविधान प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी देता है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, बीजेपी प्रोपोर्शनेटली ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है वहाँ मंत्रिमंडल में, इसलिए कोई नए इंक्लूजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैमरामैन मंडल के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। शाहनवाज हुसैन ने एनडीए खेमे में किसी तरह के तनाज़े से इनकार किया। हालांकि नीतीश कुमार ने दबी जबान में अपनी नाराजगी का इजहार किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया, 8 मंत्रियों को शामिल किया, सारे जेडीयू के। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के कई मंत्री सांसद बन गए हैं, तो उनकी यहाँ वैकेंसी थी, तो उन्होंने जो वैकेंसी को भरने का काम किया है। जेडीयू अपने यहाँ तय करता है, बीजेपी अपने यहाँ तय करती है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नाराजगी रही जेडीयू की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो जगह नहीं बना पाए? केसी त्यागी कह रहे हैं कि भविष्य में भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। देखिए, कोई नाराजगी जेडीयू और बीजेपी के बीच में नहीं है। जेडीयू को तय करना है कि वो कहाँ शामिल हों या नहीं हों, ये उनका मामला है। बीजेपी में क्या होगा ये बीजेपी तय करेगी और जेडीयू में क्या होगा ये जेडीयू तय करेगी। रफीकुर रहमान बर्क हैं, उनका यह कहना है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। देखिए,
जो नाम निहाज सेकुलर पार्टियां हैं, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट लेती थी, अब उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दिल्ली से यूपी, बिहार से आसाम, बंगाल तक, कहीं भी चले जाइए तो मुसलमानों का भरोसा अब मोदी जी पर है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज को भी लगता है कि किसी और कमजोर पार्टी से क्या जुड़ना है तो सीधे मोदी जी से जुड़ना। तो बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो इस तरह का डरावना बयान दे रहे हैं, वो डरा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बीएसपी सुप्रीमो ने लोकसभा इंतखाबात में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों पर एक्शन लिया है। खराब कारकर्दगी पर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के रियासती जिम्मेदारान को हटा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली व मध्य प्रदेश के रियासती सदर को भी हटा दिया गया, जबकि वहीं दिल्ली में सुरेंद्र की जगह लक्ष्मण सिंह और मध्य प्रदेश में डीपी चौधरी की जगह रमाकांत पोतवाल को नया रियासती सदर बनाया गया है। कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग के पार्टी छोड़ने की खबरें गर्म है। रोशन बेग ने कांग्रेस के रियासती लीडरों के खिलाफ खुलेआम अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस के अक़लियती नुमाइंदों ने रोशन बेग से अपील की है कि वो सोच समझकर फैसला करें, महज ओहदे या इक़्तिदार के लिए सेकुलर नजरियात को तर्क न करें। देखिए, एक पॉलिटिकल सोच होती है, वो उनका इंडिविजुअल थिंकिंग है। आज इस मुल्क की जरूरत क्या है? सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पार्टी हमको यकीन दिलाती है वो हमें मंजूर है, और जो पार्टी का बेसिक आइडियोलॉजी इससे डिफर होता है वो हमें मंजूर नहीं, वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। एक इंडिविजुअल लीडर को हर्ट हुआ रहेगा, मुसलमानों को क्या मतलब है उससे? रोशन बेग जैसे सीनियर लीडर बीजेपी कैसे जा सकता है? 2-3 केस में बीजेपी वाले रोशन बेग को जेल को डाल को प्रयत्न किया। उनको पॉलिटिकल कैरियर फिनिश करने के लिए सभी आवाज कोशिश किया। और एक आरएसएस का लीडर का मर्डर हुआ, इसमें उनका कोई मिस्टेक नहीं है, तो उनका नाम लिया है, उनको बदनाम किया है। खाली रोशन बेग एक ही माइनॉरिटी लीडर है क्या? अभी जो 3 लोग मिनिस्टर है वो माइनॉरिटी नहीं है? वो मुसलमान नहीं है क्या? जमीर अहमद मुसलमान नहीं, यूटी कादर मुसलमान नहीं, रहीम खान मुसलमान नहीं। अब बाकी कितने कितने लीडर्स, टॉल लीडर्स मुस्लिम्स का है, वो कौन है? तो आप मुझे नहीं मिला, ओके, हैरिस को मुझे भी नहीं दिया ना मिनिस्ट्री, तो मैं नहीं मुस्लिम्स को नहीं दिया करके बोल सकता क्या? इट्स नॉट करेक्ट। देखिए, हमारा सबका वक्त है, सबको टाइम, ओवरऑल मेरा कम्युनिटी को फ़ायदा होता नहीं होता है। मेरी बात हुई है उनसे, मेरे ख्याल से वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ करके जाएंगे भी कहाँ पे? बीजेपी में जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होना चाहिए यहाँ पर और दिल्ली में भी, और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों हैं उनको लेकर के काम करने के लिए आगे बढ़। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवानों के अहल खाना को माली इमदाद फराहम की गई है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानब से विजयवाड़ा में शहीद जवानों के अहल खाना को फीकस 3,80,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। वाज़ेह है कि फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें प्रकाशम जिले के फौजी जवान प्रवीण और विजयनगरम से ताल्लुक रखने वाले श्रीनु शहीद हो गए थे। आज उनके अहल खाना को माली इमदाद फराहम की गई और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। रिजर्व पुलिस बल के सभी सदस्यों की तरफ से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे शहीदों के परिवार के लिए इस तरह के एक कार्यक्रम का आयोजन किया एवं उनको यहाँ पे सम्मानित किया। विजयवाड़ा के एक कन्वेंशन सेंटर में कल यानी 3 जून को तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है।
तेलुगु देशम पार्टी की जानब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी में तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू शिरकत करने वाले हैं। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने आज कन्वेंशन हॉल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि पार्टी के क़याम से लेकर आज तक हर साल इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी तमाम मज़ाहिब के जज्बात का एहतराम करती है। रांची में दावा तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से B.Tech सनद याफ्ता खुर्शीद इमाम ने कुरान की तालीमात पर रोशनी डाली। खुर्शीद इमाम गुज़श्ता 14 सालों से कुरान की तालीमात को जगह जगह आम करने की मुहिम चला रहे हैं। खुर्शीद इमाम बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक्निकल आर्किटेक्ट हैं। है जो हमारे सबका बनाने वाला तो एक ही है, तो वो मैसेज सब में जब आम होगा और जब इस बात पे लोग जोर देंगे कि सब एक ही आदम के बेटे हैं, तो उससे लोगों में प्रेम भाव बढ़ेगा। तो हमको लगता है कि इससे समाज को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। तेलंगाना मॉडल पर दिल्ली में दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल कायम किए जाएंगे। स्कूल के मंसूबे को लेकर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के एजुकेशन कमेटी के कन्वीनर कलीमुल हफीज से बातचीत की। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कूल शुरू करने जा रहा है। स्कूल तेलंगाना मॉडल का नाम दिया जा रहा है। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए दिल्ली एजुकेशन वक्फ बोर्ड कमेटी के कन्वीनर कलीमुल हफीज साहब हैं। कलीमुल हफीज साहब, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, किस तरह से ये पूरा मॉडल क्या है, किस तरह से शुरू कर रहे हैं? ये दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना एक रेजोल्यूशन पास करके एक एजुकेशन कमेटी बनाई और उस एजुकेशन कमेटी के तहत उसमें एजुकेशनल एक्सपर्ट और जो समाज के जो दानिश्वर लोग हैं उनको लेकर के ये कमेटी बनी और उसकी 30 मई को पहली मीटिंग हुई और उसमें ये बाकायदा फैसला लिया गया कि इन स्कूलों का नाम दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल होगा और क्वालिटी का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाएगा। जिस तरह से जो दिल्ली के और पब्लिक स्कूल की क्वालिटी है वही इसमें रखी जाए। इसमें 2 तरह के मॉडल होंगे, प्राइमरी होगा यानी अप टू क्लास 5 तक नर्सरी से लेके, और दूसरा होगा क्लास 6 टू क्लास 8 तक। ये जो इलाके जिनको चुना गया है उसमें पहले फेज़ में पहले हम 15 स्कूल बनाएंगे, दूसरे फेज़ में यानी नेक्स्ट ईयर ये 115 स्कूल बनेंगे और फिर थर्ड ईयर में ये 120 स्कूल बनेंगे। इस तरह से टोटल 250 स्कूल बनेंगे। एक सीधा सा सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलेंगे, बिल्डिंग कहाँ से आएगी? क्योंकि जगह नहीं है मुस्लिम इलाकों में, अगर जगह होती तो सरकार बना सकती थी। बिल्डिंग कहाँ से आएंगी और किस तरह से इसकी क्वालिटी जो टीचर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे? यही एक इसका असल मुद्दा यही है, मुस्लिम इलाकों में जगह नहीं है, इसीलिए इसको हमने तेलंगाना मॉडल की तर्ज पे बनाया है। तेलंगाना मॉडल भी यही है कि वो किराए पे बिल्डिंग लेकर बनाए शुरू किए गए थे। यहाँ पर भी हम बिल्डिंग्स किराए पे लेंगे, इसीलिए हमने स्कूल का साइज़ छोटा रखा है। प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 360 बच्चों का मॉडल बनाया है ताकि हमें अगर 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग भी मिलती है तो उसमें हम स्कूल आराम से चला सकते हैं। दूसरा, और इलाकों में ये माइनॉरिटी स्टेटस के साथ रहेंगे ताकि अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो माइनॉरिटी को दी गई है वो इसमें हम उसके तहत इनको चलाएंगे। जहाँ तक क्वालिटी का और असातिज़ा का सवाल है तो हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की जो गाइडलाइंस है, जो पैरामीटर्स हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पर टीचर अपॉइंट करेंगे। अभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होंगे ताकि हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है 15 स्कूल का, इसको हम एट पार ले आएँ। फिर नेक्स्ट जब हम फेज़ में जाएंगे तो हो सकता है हम मज़ीद कोई और तरमीम करें। इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी एजुकेशन को क्या जो है दिल्ली का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो मंजूरी देगा? किस तरह से उनकी मंजूरी होगी और इनकी जो मान्यता होगी वो कहाँ से होगी? नहीं, जाहिर बात है ये दिल्ली सरकार से इसकी मान्यता होगी और दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का नुमाइंदे उसमें हैं, उन्हीं से हम इसको एफिलिएट कराएंगे। एक सबसे अहम सवाल ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाद खुद अपने कामों के लिए यतीमों बेवाओं को जो है पेंशन देने के लिए पैसा नहीं होता, ये पैसा वो कहाँ से लाएंगे? नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास ग्रांट मौजूद है दिल्ली सरकार की और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 15 करोड़ इसके लिए मुख्तस कर दिया है। दूसरा, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा नया काम किया है कि उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई, क्योंकि दिल्ली सरकार की तालीम को लेकर प्रायोरिटी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये हमारा प्रोग्राम और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। बहरहाल तो उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा काम जो है वो मुस्लिम इलाकों में होगा, जो स्कूलों की कमी है वो पूरी हो सकेगी। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अनकरीब ईद के पेश नज़र रांची के बाजारों में ग्राहकों की आमद में तेजी आई है, लेकिन बाजारों में शदीद गर्मी और महंगाई का असर देखा जा रहा है।
शहर के मेन रोड में खुसूसी दुकानों को सजाया गया है। शहर और उसके आसपास के लोग ईद की खरीदारी में पेश हैं। कि बाजार में लोग आदमी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह परसों से बाजार उठ गया है, बाजार तेज है। अब वैसे तो जानते हैं ईद का बाजार है तो तेज रहता है और इसमें मंदी का शिकार नहीं होता है लोग। भले 2 ही दिन चले लेकिन माल निकल जाता है। सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे मुबारक महीना है रमज़ान का महीना। अब 2 दिन के बाद चांद नज़र आएगी, उसके बाद ईद का खुशी हम लोग मनाएंगे, उसी का खरीदारी चल रही है। रमजान में आखिरी अशरे की शुरुआत के साथ ही ईद की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। खास तौर पर चांद रात से कबल ईद की खरीदारी के लिए खरीदारों की आमद से शहर के बाजार गुलजार हो गए हैं। मेरठ में भी इन दिनों ईद की खरीदारी के लिए लोगों में काफी जोश नजर आ रहा है। पेश रिपोर्ट। मेरठ में सदर बाजार, लालकृति, आबोलिन बाजार, घंटाघर और सोहराब गेट मार्केट खास बाजार हैं। माह रमजान के तीसरे अशरे की शुरुआत से ही इन बाजारों की रौनक दोबाला हो जाती है। खासतौर पर खवातीन रोजे के एहतमाम के साथ ईद की खरीदारी में भी मसरूफ हो जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म के लेडीज सूट, चूड़ी, सैंडल और ज्वेलरी के साथ मर्दों के लिए दुकानें सज जाती हैं। मार्केट में देखिए हर तरीके का ही सामान है। जिस हिसाब से हम निकले हैं, बच्चों के जूते चप्पल हैं, कपड़े हैं, घर के कर्टन है, इसी पर्पज से, और सब बेस्ट ही है मार्केट में। अल्लाह में हिम्मत भी दे रहा है हमें। ऐसे मौसम में हम आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मगर ये सब अल्लाह की ताकत है हमारे उधर के हम दोनों काम कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं बच्चों के लिए। करीब क्या निकले हो खरीदने और ईद की कैसे तैयारी कर रहे हो? शॉपिंग करने शूज़, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट। ईद की खुशी है जी। कितनी खुशी है ईद की? बहुत। वहीं ईद के मौके पर खरीदारी की तेजी को पेश नजर रखते हुए दुकानदार भी अपनी दुकानों को मुख्तलिफ वैरायटी की चीजों से सजाते हैं। खास तौर पर नए फैशन के मुताबिक खवातीन, बच्चों और नौजवानों की पसंद का दुकानदार खास ख्याल रखते हैं। फुल वैरायटी है और ग्राहक अब तैयारी में है, ग्राहक भी खरीद रहा है। फुल वैरायटी है हमारे यहाँ। अब तो हम 2 बजे तक बैठे हैं, रात को 2 बजे तक जा रहे हैं। आपने देखा मार्केट में इतना ग्राहक चल रहा है, काफ़ी मार्केट में उठान है, कपड़े की भी और चीज़ की भी। इस टाइम तो अगर आप कपड़े में देखें तो ज़्यादातर स्ट्रेट सूट चलते हैं, फ्रॉकें चलती हैं और ये पैंट वगैरह, प्लाजो, लूजिंग वगैरह ये चलती है। रौनक बढ़िया है और लोग दिल खोल करके पैसा खर्च कर रहे हैं और सौहार्द के साथ जो है त्योहार मना रहे हैं। और व्यापार के मामले में व्यापार अच्छा है, जैसे दिवाली की रौनक है वैसे ईद की भी रौनक है। बाजार की रौनक त्योहार की खरीदारी से नजर आती है और लोग जोर शोर से ईद की खरीदारी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हिस्सेदारी और मरकजी हुकूमत को मनमानी न करने देने वाले असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान पर यूपी हुकूमत ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। यूपी हुकूमत के तर्जुमान और सीनियर वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी मरकज में 500 सीटों के साथ इख्तिदार में आई तब भी वो मनमानी नहीं करेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क के 130 करोड़ अवाम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जबकि ओवैसी सिर्फ कुछ लोगों का ही भला चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, उसके 500 भी आ जाएंगे तो भी ना मनमानी करे। वो कोई इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी है नहीं जो कांग्रेस करती है। तो और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी है वो सबको लेके चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के का नारा और उनके जिस नेतृत्व के नीचे वो काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के, उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। ओवैसी जी का नहीं है कि कुछ का साथ कुछ का विकास। तो हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। ओवैसी जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। लगभग 20 बरस बाद कौमी सतह की सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में शिरकत करके कश्मीर की एक होनहार लड़की ने तारीख रकम की है। वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने की ख्वाह है। पेशी रिपोर्ट। वादी कश्मीर में नामसाद हालात की वजह से यहाँ के तलबा की तालीम और दीगर शोबों पर भी मनफी असर पड़ा है, मगर इन मुश्किल हालात के बावजूद कश्मीर के नौजवानों ने अपनी काबिलियत, ज़ौक़ और मेहनत से अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया है। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद कश्मीर की एक खातून हॉकी खिलाड़ी ने तारीख रकम कर दी है।
करालपुरा चाडूरा बडगाम से ताल्लुक रखने वाली इनायत नामी खिलाड़ी ने कौमी सतह की सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली इनायत गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज श्रीनगर में फाइनल ईयर की तालिबा हैं। वो रियासत की उभरती हॉकी खिलाड़ियों के लिए मशले राह बन गई हैं। ये फील्ड देख के मुझे बहुत एक शौक सा हो गया, मैं भी कोई गेम खेलूं, मैं भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करूं। वुमेन्स कॉलेज से मैंने हॉकी स्टार्ट किया। उससे पहले मैं हॉकी कुछ भी नहीं खेलती थी, मुझे पता भी नहीं होता था हॉकी भी गेम है। और नेशनल ट्रायल्स के लिए मुझे नुज़हत मैम ने भेजा था। नुज़हत मैम ने मुझे भेजा वहाँ, तो मैं उससे पहले घर से बाहर नहीं निकली थी, कभी भी नहीं। और मेरे घर वालों ने मुझे नहीं माना ऐसे बाहर जाना, और फिर थोड़ा थोड़ा मैंने मोटिवेट किया घर वालों को, और मैम ने बात की, सर ने बात की मेरे घर वालों से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो पटियाला में है, वहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है हेल्थ एंड फिटनेस में। इनायत एक होनहार तालिबा होने के साथ साथ बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी हैं। अगरचे इनायत मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत कर रही हैं, ताहम कश्मीर में हॉकी के हवाले से बेहतर बुनियादी सहूलियात की कमी के सबब इसे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं अभी प्राइवेट स्कूल में अभी जाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में मैं अभी कोचिंग कराती हूँ। क्योंकि मैं किस लिए जाती हूँ, मैं चाहती हूँ नहीं मेरी गेम भी आगे बढ़े, मेरी गेम पीछे नहीं रहनी चाहिए, हॉकी भी आगे बढ़े। वहाँ से मैं लड़कियों को कलेक्ट करके, वहाँ से लड़कियों को सिखा के उनको मैं लाती हूँ, आप भी खेलो। बात है, जैसे आप देख लो कि 2 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी 1 साल में हमारे पास इतना ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है कि एक तो लड़कियों की जो तादाद है वो इम्प्रूव हो रही है और उनकी गेम भी इम्प्रूव हो रही है। तो जैसे जैसे हम इन पे थोड़ा सा टाइम देंगे, कहते हैं फैसिलिटीज़ देंगे, जितने ज़्यादा कैंप्स लगेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ मुश्किलात और सहूलियात की कमी के बावजूद इनायत ने आगे बढ़ने का अज़्म किया है और वो इस सिलसिले में कामयाबी से गामज़न हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनायत जैसी खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएं। गेम इससे ज़्यादा इम्प्रूव हो और मैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ, मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।